लो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती होंगी आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग भाषा और व्याकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है। राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि राजभाषा दिवस जो है 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान की 8वीं सूची में हिंदी का क्या स्थान है? तो हमारा संविधान जो है संविधान की 8वीं सूची में हमारा कौन सा स्थान है? तो संविधान की हमारी 8वीं सूची में 6वां स्थान है। ठीक है। संविधान की 8वीं सूची में हिंदी का क्या स्थान है? तो संविधान की 8वीं सूची में हिंदी का 6वां स्थान है। 6वां स्थान था। संविधान की 8वीं सूची में हिंदी का कौन सा क्या स्थान था? तो संविधान की 8वीं सूची में हिंदी का 6वां स्थान था। अगला क्वेश्चन है हमारी कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? तो अंग्रेजी भाषा जो है हमारा क्या है? संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। ठीक है। संविधान की 8वीं सूची में हिंदी का क्या स्थान था? तो संविधान की 8वीं सूची में हिंदी का 6वां स्थान था। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? तो अंग्रेजी भाषा जो है संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली भाषा कौन सी है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली भाषा क्या है? बांग्ला भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची की पहली भाषा है। ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली भाषा कौन सी है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में बांग्ला भाषा क्या है? पहली भाषा है। अगला क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में अंतिम भाषा कौन सी थी? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान की जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें हमारी अंतिम भाषा क्या थी? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में अंतिम भाषा जो थी उर्दू है। संविधान की 8वीं अनुसूची में अंतिम भाषा हमारी क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में अंतिम भाषा हमारी उर्दू थी। जब हमारा राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राजभाषा दिवस 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी का क्या स्थान था? तो संविधान की 8वीं सूची में हिंदी का 6वां स्थान था। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? तो अंग्रेजी भाषा जो है हमारे संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली भाषा कौन सी है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो हमारी पहली भाषा क्या है? बांग्ला भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची की पहली भाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में अंतिम भाषा क्या है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में अंतिम भाषा हमारा क्या है? उर्दू है। अगला क्वेश्चन है बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में किस भाषा का दूसरा स्थान है? बोलने वालों की संख्या के अनुसार जो बोलने वाले की संख्या के अनुसार विश्व में किस भाषा का दूसरा स्थान है? तो बोलने वाले की संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी भाषा का क्या है? दूसरा स्थान है। ठीक है। बोलने वाले की संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी का दूसरा स्थान है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो विश्व में लगभग 2000 भाषाएं बोली जाती हैं। बोलने वाले की संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी का क्या स्थान है? तो बोलने वालों की संख्या के अनुसार हिंदी का दूसरा स्थान है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो बोलने वाले की संख्या के अनुसार विश्व में किस भाषा का दूसरा स्थान है? तो बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी भाषा का क्या है? दूसरा स्थान है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? विश्व में लगभग 2000 भाषाएं बोली जाती हैं। बोलने वाले की संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी का क्या स्थान है? तो बोलने वाले की संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी का दूसरा स्थान है। हमारा अगला क्वेश्चन है
महात्मा गांधी राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस देश में है? तो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस देश में है? तो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो है भारत देश में है। किस देश में? भारत देश में है। अब अगला क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस शहर में है? किस देश में है? तो भारत देश में। किस शहर में है? तो वर्धा शहर में। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो है कहाँ है? वर्धा में है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस देश में है? तो अंतरराष्ट्रीय महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भारत में है। अगला क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस शहर में है? तो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो कहाँ? वर्धा शहर में है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी की लिपि क्या है? तो हम सभी लोग जैसे अभी पढ़े थे, अंग्रेजी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि क्या है, उर्दू की लिपि क्या है, फारसी की लिपि क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच और फ्रांस भाषा की लिपि क्या है? रोमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, पंजाबी की लिपि क्या है? तो पंजाबी की लिपि क्या है? पंजाबी की लिपि जो है क्या है? गुरमुखी है। विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? तो विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि क्या है? देवनागरी जो है विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि है। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कि अंग्रेजी की लिपि क्या है, तो अंग्रेजी की लिपि रोमन है। पंजाब की लिपि क्या है? तो पंजाब की लिपि गुरुमुखी है। विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? तो विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि देवनागरी लिपि। अंतरराष्ट्रीय महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस देश में है? तो भारत में। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस शहर में है? तो वर्धा शहर में है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा के कितने रूप हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा मुझसे कहते हैं। ठीक है, हमारा है मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो जब एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है? उसे सुनकर समझ जाता है। ठीक है, जब एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति क्या है? सुनकर उसे समझता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझ जाता है, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लिखित भाषा में विचार कैसे प्रकट किए जाते हैं? तो लिखित भाषा में व्यक्ति अपने विचार या भाव को क्या करता है? लिख कर प्रकट करता है। लिखित भाषा में क्या है? व्यक्ति अपने भाव और विचारों को क्या करता है? व्यक्ति अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति या पढ़कर उसे क्या करता है? समझ जाता है। तो इस प्रकार लिखित भाषा में हम विचार कैसे प्रकट करते हैं? तो व्यक्ति अपने भावों या विचारों को क्या लिखकर प्रकट करता है, दूसरा व्यक्ति क्या है? उसे पढ़कर समझ जाता है, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौखिक भाषा का क्या उदाहरण है? तो मौखिक भाषा आप सभी जानते हैं, टेलीफोन, फोन, रेडियो, जो भाषण देते हैं वो। ठीक है, ये सब हमारा क्या है? मौखिक भाषा का एक उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बोली और लिपि में क्या अंतर है? जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि बोली भाषा का क्या होता है? मौखिक रूप होता है। बोली हमारा क्या होता है? भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, और लिपि क्या है? भाषा का लिखित रूप है। तो लिपि और बोली में क्या अंतर है? तो बोली क्या है? हमारी भाषा का मौखिक रूप है और लिपि क्या है? हमारा भाषा का लिखित रूप है। बोली जो है एक सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, तो लिपि और बोली में ये अंतर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्या हुआ?